क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज 10वां दिन है, उरी में हुआ आतंकी हमले का आज 10वां दिन हम मना रहे हैं और इन 10 दिनों के बाद अब भारत सरकार की वो कूटनीतिक कदम सामने आ रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के हुक्मरानों का पर दबाव बनाया जा रहा है, उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है इन कूटनीतिक कदमों के द्वारा। सिंधु समझौते को रिव्यू किया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि जितना हमारे हिस्से का पानी है जो कि अभी हम पाकिस्तान में जाने देते हैं वो नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि रक्त और जल का एक साथ बहाव नहीं हो सकता, एक साथ नहीं बह सकते। अब बारी आ गई है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा भारत ने 20 साल से एक तरफा दिया हुआ है पाकिस्तान को, वो रिव्यू किया जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने इस बाबत एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुला ली है और उसको रिव्यू करने की तैयारी है। और तीसरे तौर पर पाकिस्तान जो बार बार ये कह रहा है कि सबूत दो कि उरी के आतंकी पाकिस्तानी थे, आज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब किया गया विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के द्वारा और जयशंकर साहब ने उन चारों के वेयर अबाउट्स गिना दिए कि ये पाकिस्तान में कहां के रहने वाले हैं। एक आतंकी का नाम तक पता लग गया है, उसको पहचाना गया है, हाफिज नाम है उसका, मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। वो पते भी आज पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए क्योंकि पाकिस्तान हर मंच पर यह कह रहा है, आज तो उसने 56 मुल्कों को चिट्ठियां लिख दी कि भारत ने यह हमला अपने ऊपर करवाया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। क्या कोई मुल्क ऐसा करेगा? अपने 18 सैनिकों की शहादत सिर्फ इस बात को ले लेगा कि पाकिस्तान को बदनाम करना है? पाकिस्तान की इन बचकानी हरकतों का जवाब अब भारत सरकार धीरे धीरे दे रही है। इस बीच एक और मांग देश में उठ रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। 2 दिन का सत्र हो और एकमात्र एजेंडा हो कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना है। क्या सरकार इसको मानेगी? तमाम पार्टियां कांग्रेस की इस मांग के आगे साथ आती दिखाई दे रही हैं। सरकार को अपने पत्ते अभी खोलने हैं। देश का मूड इस वक्त एंटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर युद्ध करने की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने की बातें चल रही हैं। लेकिन क्या भारत सरकार ये विशेष सत्र बुलाकर घोषणा करेगी कि सबसे पहले हम अपनी तरफ से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करते हैं? इस बाबत क्या होगा रुख, उस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। सुषमा स्वराज ने तो जमकर मजम्मत कल कर दी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर। अब भारत को दुनिया को दिखाना है कि वो अपने लेवल पर क्या कदम उठा सकता है पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पर अकेला छोड़ देने के लिए। आगे बढ़े उसके पहले दिन भर का ये घटनाक्रम और फिर उसी पर बड़ी चर्चा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। संसद करे ऐलान, आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान। The attack on the Indian Army base in Uri, particularly its timing, has all the hallmarks of an operation designed to divert attention from India's atrocities in occupied Jammu and Kashmir. Its revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. This Indian act can be taken as a breach of international peace and hence giving Pakistan a good reason to approach the UN Security Council. भारत की घेरेबंदी से पाकिस्तान घबराया हुआ है और वो ये साबित करने पर तुला है कि उरी में भारत ने ही साजिश रची। वो सबूत चिल्ला रहा था और उसे एक बार फिर सबूत मिला। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और उनके सामने उरी हमले में पाकिस्तानी हाथ के कई सबूत पेश किए। विदेश सचिव ने अब्दुल बासित को उरी के एक हमलावर, उसके 2 गाइड और 2 हैंडलर के नाम और पते तक बताएं।
सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इन सबूतों की जांच करेगा, क्या इन्हें कबूल करेगा? You know, in good old days, there used to be on the radio, it used to be called Jhutistan, Radio Jhutistan, a radio which only talks about lies. I think that is what keeps happening out there. तो आखिर पाकिस्तान से सच कैसे कबूलवाएगा भारत? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। खुफिया एजेंसियों से IBN-7 के हाथ लगी ये तस्वीरें पाकिस्तानी आतंकियों की भारत में घुसपैठ की सच्चाई बयां कर रही है। खुफिया सूत्रों से IBN-7 को आतंकियों के घुसपैठ के ऐसे 6 वीडियो मिले हैं। गोपनीयता की वजह से हम आपको इन वीडियो की जगह और घुसपैठ की तारीख नहीं बता सकते। इन अलग अलग वीडियो में तकरीबन 40 से 45 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं। IBN-7 के हाथ लगी इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उरी के आतंकवादी भी कुछ इसी तरह से भारत में आए होंगे, हथियारों के साथ, खाने पीने के सामान के साथ। जाहिर है ये पाकिस्तानी फौज और POK में बैठे आतंकी संगठनों की मदद के बगैर नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आखिर भारत इसका जवाब कैसे दे? खबर यह है कि सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख के बाद भारत पाकिस्तान के साथ कारोबारी रिश्तों पर भी विचार कर सकता है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान को कारोबार के लिए सबसे उपयुक्त देश यानी MFN का दर्जा दे रखा है। गुरुवार को PM मोदी इसकी समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। अब पाकिस्तान बिल्कुल साफ दुश्मनी पर उतर गया है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देता रहे, और ये भारत सरकार बहुत आसानी के साथ वापस ले सकती है। लेकिन विपक्ष इससे ज्यादा की मांग कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करती है? कल हमने देखा कि सुषमा स्वराज जी तो पाकिस्तान का नाम लेकर उसे आतंकवादी देश कहने से भी गुरेज कर गई। अगर भारत सरकार पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में आतंकी देश कहने से डरेगी, घबराएगी, इतनी नरम पड़ जाएगी, इतनी निर्बल दिखेगी, तो पाकिस्तान को हम किस प्रकार से अलग थलग कर पाएंगे? प्रश्न ये है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार को उरी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ उभरे गुस्से का अंदाजा है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सरकार का वो कौन सा कदम हो जो लोगों के गुस्से को शांत करे, शहीद जवानों के परिवारों के साथ इंसाफ करे। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या संसद के विशेष सत्र में पाक को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको SMS करें। ट्वीट कर #HTP और #भारत का बदला के जरिए भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं IBN-7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं जिस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राकेश सिन्हा साहब RSS के विचारक हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सीनियर लीडर, और विवेक काटजू जी हैं फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के। शुरुआत करूंगा सबसे पहले काटजू साहब, मैं आपके साथ, आप इसके पहले पॉलिटिकल डिस्कशन में जाऊं, क्या जो स्टेप्स अभी तक लेने की बात सरकार की तरफ से जो इशारा मिला है, चाहे सिंधु समझौते को रिव्यू किया जा रहा है, चाहे MFN स्टेटस को रिव्यू करने के लिए थर्सडे को मीटिंग बुलाई है, अब ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड आ रही है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। मैं स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पर आपसे पूछूंगा, क्या ये संभव है? क्या भारत को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मुहिम अपने देश से शुरू की जाए? विवेक काटजू जी। देखिए, किसी भी देश को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के कई पहलू हैं। एक राजनीतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू। अगर आप देखें और देशों के कानूनों में ये लिखा, जैसे अमेरिका के कानून में है
कि अगर वो किसी को आतंकी देश करार देते हैं तो फिर उनका कानून लागू हो जाता है, जिसके तहत वहाँ के उस देश के जो अकाउंट्स हैं अमरीकी बैंकों में वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, और इसी तरह और उनसे रिश्ते, इक्तिसादी रिश्ते और व्यापारिक रिश्ते, राजनयिक रिश्ते, इस सब में कमी हो जाती है या उनको तोड़ दिए जाते हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक ऐसा कानून भारत में नहीं है जी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो कांग्रेस की मांग है वो क्या राजनीतिक मांग है या लीगल मांग है या कानूनी मांग है। अगर कानूनी मांग है तो फिर कानून पहले बनाना पड़ेगा, अगर राजनीतिक मांग है तो वो करार वो तो सरकार ऐसे ही बयान कर सकती है। दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त शको शुबा की निगाह से देखती है, तो इसके लिए अगर विशेष कोई संसद का सेशन बुलाना है तो चलिए वो हो सकता है, लेकिन उसका राजनयिक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करना है तो फिर हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हम पाकिस्तान से दूरी करें। जैसे अब कह दें कि डायलॉग हम शुरू नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान से हमें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, यानी आतंक के मामले में वहाँ से आतंकवाद बंद होगा तभी हम डायलॉग शुरू करेंगे, और ये बयान हमें देना चाहिए। तो ये तो अब राजनीतिक मामला है, और मेरी विनती है राजनीतिक दलों से कि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं खासतौर आज के दिन उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इसी नोट पर जवाब लूंगा कांग्रेस का और बीजेपी का, लेकिन उसके पहले एक बार राकेश सिन्हा से बात करना चाहूंगा। राकेश सिन्हा साहब, आरएसएस की नीति पाकिस्तान को लेकर क्या है मोटे तौर पर इस देश को पता है, लेकिन आज के संदर्भ में जो कुछ उरी में हुआ और जिस तरीके से बीते 10 दिनों में देश के अंदर एक भावनाएं उमड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना हुआ है, आतंकियों को पनाह देने वाला देश है, खुद सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, विदेश मंत्री ने। क्या आपको लगता है कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान की कम से कम मजम्मत की जाए, उस पर दबाव बनाया जाए, आतंकी राज घोषित हो? देखिए, पाकिस्तान को जितना अवसर देना हुआ और जितने प्रकार से देना हुआ दिया गया। अब सर के ऊपर से पानी गुजर गया है। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। वह कब और कैसे हो वह दिखाई पड़ रहा है। 3 बातें तुरंत करनी चाहिए जो मुझे लगता है ये सरकार करने जा रही है। एक तो इंडस वैली जो इंडस रिवर समझौता था उस पर रिव्यू करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि एक बार पानी का जैसे ही सवाल उठेगा ये पाकिस्तान को एक वैसे संकट में डालने वाला है। ये अचानक नहीं हुआ। इंडस रिवर को आप रिव्यू करेंगे तो पानी को अचानक हम नहीं रोकेंगे। जैसे रिव्यू का प्रश्न होगा, मिलिट्री, लीडरशिप और पीपल, ये तीनों के बीच जो क्राइसिस क्रिएट होगा, अब तक पाकिस्तान को क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ है। एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ते थे, दूसरी तरफ उसको हम लगातार हम पाकिस्तान के प्रति हमारी दृष्टि बहुत ही उदार रही है। नेहरू जी ने 2 पैक्ट किए थे, नेहरू लियाकत समझौता किया। उस नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत हमने देख लिया कि हिंदुओं की संख्या 1% से कम हो गई है, क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, अहमदिया मारे जा रहे हैं, बालूचियों पर आक्रमण हो रहा है। अब दो रास्ते मैंने बताया। पहला तो इंडस रिवर समझौते पर रिव्यू, दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन का को विड्रॉ कर लेना। इसमें कोई गिला शिकवा की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का विड्रॉ कीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, बलूचिस्तान के आंदोलन को लेकर भारत सरकार की नीति, भारतीय राज्य की नीति एक स्वर में होनी चाहिए। पूरे विश्व में बलूचिस्तान की जिस ढंग से आवाज उठनी शुरू हुई है, पाकिस्तान को तबाह करने वाला है। मैं एक उसका उदाहरण दूंगा। पाकिस्तान में लगभग 28 ट्रिलियन फीट ये नेचुरल गैस है, उसका 68% बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के 47% घरों में बिजली नहीं है। तो बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है, 20,000 लोग डिसअपियर्ड हो गए हैं। यह प्रश्न पाकिस्तान को इतना परेशान कर देगा कि पाकिस्तान उससे उभर नहीं पाएगा। अंतिम बात कांग्रेस के लिए करना चाहता हूं, कांग्रेस पाकिस्तान से लड़ने का विशेष सत्र होना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, फेवर में है कि नहीं? देखिए लोकतंत्र में संसद के सत्र बुलाने में, संसद में बहस करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज संसद के सत्र की मुझे कोई
आवश्यकता आज की परिस्थिति में नहीं लग रही है। अभी तो सरकार को कार्रवाई करनी है, सरकार को आप कार्रवाई करने दीजिए। यदि सरकार का ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए संसद की अभी विशेष सत्र की आवश्यकता है? 3 बातें सरकार रिव्यू कर रही है, सरकार को कार्रवाई करने दीजिए, सेना को कार्रवाई करने दीजिए। शक्ति सिंह गोहिल, इस देश में यदि कानून नहीं है, विवेक काटजू जी कह रहे थे कानून बनाने कानून नहीं है कि आतंकी राष्ट्र घोषित कर पाकिस्तान की किसी तरीके से हम कोई नब्ज दबा सकते हैं। कांग्रेस क्या सरकार को इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर घेरना चाहती है? क्या कांग्रेस का उद्देश्य ये है इस टाइम पे? शक्ति सिंह गोहिल, और फिर सुधांशु जी जवाब देंगे आपकी बात का। देखिए सुमित जी, जब भी विदेश नीति का सवाल आया, आतंकवाद या दुश्मन देशों के साथ की बात आई, कांग्रेस ने राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र नीति की बात की है। हमने किसी भी वक्त, आप इतिहास देख लीजिए, चाहे ये इनका शासन हो, कांधार में आतंकवादी छोड़ने गए हो, चाहे कारगिल में पाकिस्तान का सैन्य घुस आया हो, किसी भी वक्त हमने राजनीति नहीं की है। हम चाहते क्या है? आखिर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करना है, और हमारा देश पाकिस्तान को जब एक आतंकवादी देश, चाहे कानून हो ना हो, पार्लियामेंट में अगर सभी पार्टी एक ही आवाज में ये बात करेगी तो पूरी दुनिया में इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। हमने पहले ही दिन कांग्रेस अध्यक्षा ने भी कहा कि स्ट्रेटेजिकल आप जो भी करना चाहते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ है। हमने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो वो जो भी आतंकी राज घोषित करके होगा क्या? जवाबदेही होती है। जैसे अमेरिका में कानून है, काटजू जी बता रहे हैं, के प्रति जब जवाबदेही आतंकी राज घोषित करके होगा क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ शक्ति जी। देखिए, अरे भैया, कानून भी लेके आइए, हम उसको भी समर्थन करेंगे। आप कानून लाना चाहते हैं, पार्लियामेंट तो बुलानी पड़ेगी। आप कानून ऐसे तो नहीं बना सकते हैं। आप इसी सत्र में, आप इसी सेशन में आप कानून भी लेके आइए, पर कानून से ऊपर उठ के भी एक पॉलिटिकल मैसेज देना है, और उस मैसेज में पूरी दुनिया में यह आवाज जाए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ठीक एक ही आवाज में हिंदुस्तान में कह रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरा मुल्क जब पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है तो संसद का सत्र बुलाने में हिचकिचाहट क्यों? नहीं हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं शक्ति जी। बात नहीं हो सकती है, डिबेट इज ओपन है। पॉलिटिकल सुधांशु जी बैठ के आपके जवाब। तो उसका एक देखिए, जो बात है इसके दो पक्ष हैं। देशों को कह रहे हैं, एक तकनीकी पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है। देश घोषित करो, और हम खुद हमारी पार्लियामेंट में ये नहीं घोषित करते हैं, तो ये ठीक है। इसका वजूद क्या है? शक्ति जी आपकी बात सुनिए, आपकी बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता दे रहे हैं। सुनते हैं सुधांशु जी की बात। सुधांशु जी, डेमोक्रेसी में सुधांशु जी देखिए, इसके दो पक्ष हैं, तकनीकी और राजनीतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष पर बहुत कुछ, अरे भाई अब उनको शांत होने को तो कहिए सुमित जी। बात अपनी भी रखिए और हम आप कहिए। सुधांशु जी आपकी बात जारी। सारी पॉलिटिकल पार्टी। शक्ति जी देखिए, तकनीकी आधार पर विवेक काटजू जी ने कुछ बातें कही हैं। अब जो बात इसके राजनीतिक पक्ष पे मैं उत्तर देता हूं। पहली बात यह है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, किस विषय में बुलाया जाए, सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। यह मांग कांग्रेस ने उठाई है, यह बहुत अच्छी और विडंबनापूर्ण बात भी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि आतंकवाद का जब से यह दौर शुरू हुआ है, वैश्विक आतंकवाद का दौर, दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी जगह राजनीतिक दलों में कहीं दो मत दिखाई नहीं पड़ते आतंकवाद से लड़ने को। संयोग से भारत में ही ऐसी स्थिति नजर आई कि आतंकवाद का विषय आ जाए तो दो अलग अलग मत नजर आने लगे थे, और उसमें एक अग्रणी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने समय पर रही। मैं पूरी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार गई थी और 2004 में सरकार आई थी, एलानिया तौर पे कांग्रेस ने ओपनली कहा कि हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने पोटा को हटा दिया, आतंकवाद विरोधी कानून को हटाया। इसको इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। आतंकवादियों के मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी ने दिया। हवाना में जाकर यह कह दिया 2006 में कि पाकिस्तान ही आतंकवाद से पीड़ित देश है। भाई अब इससे बड़ा तो भाई पाकिस्तान के लिए सर्टिफिकेट ही नहीं हो सकता था। अब हम उसके बाद हम ये नहीं, हम याद दिला रहे हैं ना कि आपने क्या बहुत अच्छी बात की, इसका मतलब आप जवाब दे लीजिएगा भाई। अभी तक आप बोल रहे थे, मुझे तो बोलने दीजिए। आतंकवादियों के मरने पर आंसू आपकी ही अध्यक्षा की आई थी।
26/11 के लिए हम हाफिज सईद को दोषी मानते थे, हम पाकिस्तान से डोजियर देकर आपकी सरकार मांग रही थी, और श्री दिग्विजय सिंह जी जाके मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन करते थे कि 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र है। आतंकवाद को सांप्रदायिक रंग आपने दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि शायद अब कांग्रेस को ये रियलाइज हो रहा है कि ये सारी बातें गलत थी और अब आतंकवाद के ऊपर एक स्वर आना चाहिए, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। राइट टू रिप्लाई शक्ति सिंह जी जवाब दीजिए, बहुत अच्छी फिर बात पवन वर्मा साहब मैं आपके पास मैं एक बात सुनिए, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। पवन वर्मा जुड़ गए मेरे साथ। शक्ति जी आप जवाब दीजिए पहले। शक्ति सिंह क्या कर रहे हैं जी? मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमने ये कोई किसी की बात, हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त राष्ट्र की हित के लिए हमने कभी आतंकवाद के नाम पे राजनीति नहीं की। अगर यही मोदी जी थे, जब बंबई में हमला चल रहा था, आतंकवादी वहां थे, वहीं पर पहुंच गए थे और वहां से राजनीति उन्होंने शुरू की। आपको याद होगा, और आज भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, जब मोदी जी ने कहा था अरे डूब मरो मनमोहन सिंह जी के लिए, आप अमेरिका क्यों जाते हो? अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान जाओ, आप क्यों ओबामा करते हो? ये सारी बात अगर किसी ने कही थी तो वो मोदी जी थे, जिन्होंने राजनीति की थी आतंकवाद के नाम पे। इन्हीं के वक्त में अगर ये कहते हैं कि पोटा से अगर आतंकवाद रोका जाता था, तो जब हमला हुआ, पार्लियामेंट में हमला हुआ, आपकी सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, पोटा भी था, आपकी भी सरकार थी, अक्षरधाम पे हमला हुआ, आपकी सरकार थी, पोटा भी था। पोटा से अगर रुका जाता था आतंकवाद तो रोक लेते आप। अगर आपने क्यों आज तक कभी किसी सरकार ने, ना भाजपा ने, ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के मुखिया को कभी कतई हमने नहीं बुलाया? पाकिस्तान के उस मुखिया मैं आगे बढ़ता हूँ। पवन वर्मा, कांग्रेस ने एक डिमांड की है, हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मेरे पास हजारों की संख्या में एसएमएस आ रहे हैं। जनता भी कह रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाक को आतंकी राष्ट्र घोषित करे हिंदुस्तान। क्या जेडीयू इस मांग का, कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करती है? क्या जेडीयू भी चाहेगी सरकार विशेष सत्र बुलाए? पवन वर्मा पीछे बातचीत हो रही है, अगर थोड़ा आप कंट्रोल कर लें तो मैं कुछ बोलूं। पर मेरा ये मानना है कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का अगर कन्वीन होता है तो एक संदेश जाता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच में जो खुला रिश्ता है उसके खिलाफ पूरा देश पार्लियामेंट के जरिए एकजुट होकर संदेश देता है कि हम इसकी खिलाफत भरपूर तरह से करेंगे। इसलिए इसकी मांग हुई है। ये एक सिंबॉलिक जिसको कहिए जेस्चर है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर अमल करे। इसमें अगर वो एकजुटता ही चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो इसमें कोई हरज नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं। मिलेगा क्या पवन जी? जी मैं आपको बताता हूं, कई दफे ऐसा होता है कि देश में जो सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम होता है जो कि पार्लियामेंट है, अगर वो एक आवाज में ये बोले कि अब इसके आगे हम इस तरह के आतंकवादी हमलों का, पाकिस्तान के समर्थन का हम लोग एकजुट होकर के अब सामना करेंगे, तो कभी कभी ये संदेश जो इस आतंकवाद को पनपने दे रहे हैं और उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संदेश उन तक भी जाता है कि आखिरकार भारत जैसी एक शक्ति अब इस मामले पर आगे अब कुछ बर्दाश्त उसकी कम हो चुकी है। एक तो ये संदेश जाता है। पर जहां तक सुधांशु जी की ने बात कही, देखिए आतंकवाद का और पाकिस्तान पर अगर किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीतिकरण किया है तो वो है बीजेपी। 2014 का आप इलेक्शन याद कीजिए सुमित जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक एक रैली में मनमोहन सिंह की खिल्लियां उड़ाई और जैसे अभी जिक्र हुआ मुंबई के समय वो एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां पहुंच गए और उसी समय जब चल रहा था वहां पे, उस वक्त आतंकवादी अभी तक गिरे नहीं थे, उन्होंने वहां पर भाषण देना शुरू किया प्रधानमंत्री के खिलाफ। चुनाव के समय उन्होंने जिस तरह से सरकार को की आलोचना की आतंकवाद के इस मसले पर, मैं समझता हूं अगर आज बीजेपी
कोई सकारात्मक भी आलोचना हो या कोई सुझाव हो जो कि बीजेपी से पूरी तरह सहमत ना हो तो उसको देशद्रोही करार करती है, उनको एंटी नेशनल कहती है। ये क्या तरीका है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये हम लोकतंत्र है कि बीजेपी का जो मन हो उसी को दोहराना चाहे सारे पूरे देश में। उन्होंने तो पाकिस्तान पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी है। पवन वर्मा जी ने अभी जो बोला, उन्होंने भी एक अच्छी बात से शुरुआत की कि सबको मिलकर एक होना चाहिए, मगर हम पे आरोप क्या लगा रहे हैं? साहब आपने ये कहा था टफ, मगर आप उतना करके नहीं दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे। याद करिए 9/11 का हमला हुआ था सितंबर के महीने में, और फौजी कार्रवाई अमेरिका ने कब शुरू की? जनवरी 2002 में अफगानिस्तान में। 4 महीने लगे थे ना। उचित समय पे तैयारी करके कार्रवाई होगी, आश्वस्त रहिए। मगर यह प्रश्न कौन उठा रहे हैं? मैं विनम्रता से पूछता हूं पवन वर्मा जी, आप तो उसमें थे। इशरत जहां आतंकवादी, बिहार की बेटी आपके नेता कह रहे थे भाई। अब आप बताइए, आपके टाइम में 24 अक्टूबर 2013 को अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की रैली में धमाके हुए, क्या प्रतिक्रिया आई थी आपकी सरकार से? गया के मंदिर में धमाके हुए, निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया कि साहब ये इसमें फला फला का रोल है। अब आप बताइए, अभी सैनिक मारे गए, 5 लाख रुपया दिया गया, फिर आपके जब आरोप लगा तब आपने उसको बढ़ाया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 में सैनिकों के शव पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, कोई रिसीव करने नहीं दिया था, कोई रिसीव करने नहीं गया था। तो ये लोग जब ये कहते हैं ना, हम कह रहे हैं बिल्कुल संसद का सत्र होना चाहिए, सरकार उचित निर्णय लेगी, सारे दलों से बात करके निर्णय। पर प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या आज आवश्यकता है इस बात की? क्या किसी देशभक्त को यह संदेह है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? जिस दल को संदेह हो वो आकर संसद में प्रतिक्रिया करे। हम तो स्पष्ट मानते हैं आतंकवादी है, और उनसे समर्थित किसी भी आतंकवादी को किसी भी प्रकार की सहानुभूति, मनोवैज्ञानिक या वैचारिक समर्थन, यानी साइकोलॉजिकल या आइडियोलॉजिकल कवर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा डिबेट चल रहा है, सुनिए। देखिए सुधांशु जी, आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, ये राजनीति है और देश का सवाल है। आप जिस तरह से मान के चलते हैं कि जो आपकी नेशनलिज्म पर मोनोपोली है, अति राष्ट्रवाद आपका एक कवच बन चुका है, जिसमें न तो आप किसी की सुनते हैं न सुधरते हैं। ये बंद कीजिए। इस लोकतंत्र में अगर आप पठानकोट में हमले के बाद पाकिस्तान की एक टीम को बुलाकर मुआयना करवाएंगे जिस टीम में आईएसआई है, तो लोग पूछेंगे कि आपने क्यों किया। अगर उसी के बाद उरी होता है और 18 और 19 हमारे बहादुर जवान शहीद होते हैं, तो लोग पूछेंगे कि आप इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पे क्या कर रहे हैं। आप इशरत जहां के केस में फंसे हुए हैं। यहां देश में जब से आपकी सरकार आई है, दो चीजें बहुत साफ हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बढ़े हैं, हमारे बहादुर जवान और शहीद हुए, और आपकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरे देश में अगर एक कंपटीशन हो जाए तो आज तक कोई समझा नहीं है। ठीक है, और आप इसको छिपाने के लिए अति राष्ट्रवाद का मैं आऊंगा सुधांशु जी आपके पास। राकेश सिन्हा और विवेक काटजू भी मेरे साथ हैं। राकेश जी, आपने हाथ भी उठाया, मेरा सवाल आप ही से। राकेश जी, सीधे तौर पर मैं आपसे पूछूंगा, आपने नेहरू का नाम लिया, लेकिन मैं आप ही की उस पॉइंट से एक पॉइंट निकालते हुए मैं आपसे पूछता हूं, क्या जिसकी भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या थर्ड फ्रंट की हो, क्या उसकी मजबूरी नहीं होती कि पाकिस्तान के साथ संबंध को संभालने की कोशिश करे, दुरुस्त करने की कोशिश करे? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। उन्होंने शपथ में नवाज शरीफ को बुलाया, वो खुद मिलने चले गए, सुषमा स्वराज तमाम विपरीत परिस्थितियों में गई, राजनाथ सिंह तमाम विपरीत परिस्थितियों में गए। उसके बावजूद पठानकोट भी हो रहा है, उरी भी हो रहा है, और अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे को इल्जाम डाल रहे हैं कि आप आतंकी मुल्क हैं। इन सबके बीच भी राकेश सिन्हा जी, हम ये नहीं भूल सकते, देखिए कि राकेश जी, हम ये नहीं भूल सकते कि बुरहान वानी को शांति दूत का तमगा दिया नवाज शरीफ ने। हम ये नहीं भूल सकते कि हाफिज सईद, मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। हम ये नहीं भूल सकते कि राहिल शरीफ इशारों पे नवाज शरीफ को नचाते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में भी एक संसद से सामूहिक आवाज जाए, उसका विरोध क्यों? देखिए, संसद का अधिवेशन बुलाने में किसी का विरोध नहीं हो सकता। संसद का अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, बुलाना चाहिए। संसद हमारी लोकतांत्रिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, जनता की प्रतिनिधि संस्था है, और अंतिम फैसला संसद से होता है। लेकिन आप एक देखिए, अभी पवन वर्मा जी के डिस्कोर्स में ही, नैरेटिव में ही सारी बातें निकल गई। वो तो एक तरफ किस बात से शुरुआत किए कि संसद सर्वोच्च संस्था है, एक आवाज जाएगी, लेकिन आए कहाँ? क्या आपने उरी में क्या किया, पठानकोट में क्या किया? देखिए, इंटेलिजेंस का फेलियर तो हुआ है, निश्चित रूप से फेलियर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं हुआ है।
लेकिन आज वक्त इंटेलिजेंस के फेलियर पर डिस्कशन करने का है कि पाकिस्तान को जवाब देने का है। विपक्ष के लिए प्राथमिकता इंटेलिजेंस का फेलियर है। 2014 की हार का जो दर्द है विपक्ष भूल नहीं पा रहा है। हर घटना पाकिस्तान के साथ हर क्राइसिस को विपक्ष एक नहीं राकेश जी, जो मैं समझा विपक्ष ये कह रहा है कि संसद का सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी राज घोषित करना है। मैं दो बातें इंटेलिजेंस फेलियर पर नहीं बुलाना चाहता संसद का विशेष सत्र। मैं दो बातें कह दूं, मैंने विपक्ष के एजेंडा की और आपको इशारा किया कि देखिए विपक्ष आपके टीवी चैनल पर ही पवन वर्मा जी ने कैसी बातें कही जो उनको आज नहीं करना चाहिए था। आज पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे कारण नहीं हमारी, हम तो जानते हैं इनहेरेंट है, इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस के फेलियर को प्राथमिकता बनाकर वक्त मोदी को क्यों नहीं दे रहे थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ राकेश जी ये मोदी जी सुन लीजिए पुदक के बोल रहे थे, उस नीची लैंग्वेज में गिरकर बोल रहे थे। उस वक्त मोदी जी को ये नसीहत आरएसएस क्यों नहीं देता था? बोलिएगा मोदी जी, शक्ति जी अपनी बात पूरी कर लो 30 सेकंड में। आरएसएस उस वक्त मोदी जी को क्यों नहीं देता? देखिए राकेश 30 सेकंड में, अच्छा सुन लीजिए, आप कहिएगा। अरे आपको मोदी जी को जितना कहना कह दीजिए, मेरी 30 सेकंड में बात तो पूरी होनी चाहिए। एक बात मैं बता दूं, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर, मैं याद नहीं करना चाहता आज की स्थिति, बाटला हाउस के एनकाउंटर से लेकर आज तक इसरत जहां तक जेडीयू और कांग्रेस का रुख क्या रहा है? जेडीयू का रुख क्या रहा है? इसरत जहां आतंकवादी के एनकाउंटर पर इनको मानवाधिकार आता है। भैया कांग्रेस का रुख शहीद मारे गए, कांग्रेस को कांधार छोड़ने गए, पाकिस्तान तब भी हमने उसके ऊपर राजनीति नहीं की। कांग्रेस का समझौता तोड़ने से 18 शहीद वापस नहीं आएंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कल मेरे साथ एक टीवी चैनल पर कहा। मोदी जी ने हर वक्त ऑपोजिशन में मैं पवन वर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूं। पवन वर्मा जी से आरएसएस क्यों नहीं देता था? पवन वर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूं। पवन जी सरकार ऐसा क्या नहीं कर रही है, सरकार ऐसा क्या नहीं कर रही है जिससे आप असहमत हैं, और सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं एज ए जेडीयू नेशनल पार्टी? सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? पहले मैं कुछ कह रहा हूं, आप दोनों के पास आऊंगा, समझौता पर रिव्यू करेंगे। राकेश जी, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है राकेश जी, आप सबकी इजाजत से मैं 2013 में हम सबको लेके चलना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह को आप लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का संयुक्त राष्ट्र के भाषण की एक क्लिप सुनाना चाहूंगा और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपसे सवाल पूछूंगा, पवन वर्मा और काजू साहब जवाब देंगे। सुनते हैं क्या कहा था मनमोहन सिंह ने 2013 में प्रधानमंत्री रहते संयुक्त राष्ट्र की उसी महासभा में पाकिस्तान के संदर्भ में। State sponsored cross-border terrorism is of particular concern to India, also on account of the fact that the epicenter of terrorism in our region is located in our neighborhood in Pakistan. However, for progress to be made, it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. It is equally important that the terrorist machinery that draws its sustenance from Pakistan be shut down. There must be a clear understanding of the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that there can never ever be a compromise with the unity and territorial integrity of India. मनमोहन सिंह ने अपने इस भाषण में साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में आतंक का एपी सेंटर है, केंद्र बना हुआ है। क्या विवेक काटजू जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलना भी चाह रहे थे, सुषमा जी ने उस कैटेगोरिकली बोला क्या जो बात मनमोहन सिंह ने कही? विवेक काटजू साहब, देखिए, सुषमा जी का भी संदेश साफ था। सुषमा जी ने भी पाकिस्तान के संदर्भ में काफ़ी कहा। उन्होंने उसको पाकिस्तान के आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ा, जो कि UNGA के लिए बिल्कुल सही एक संदेश था। लेकिन आप एक और गौर करने की बात है, जो कि हमारे सब पूरे राजनीतिक वर्ग को सोचने की बात है। हर राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, हर उसका खंडन करती है।
लेकिन जब पाकिस्तान की नीति बनाने का सवाल आता है तो फिर नरमी दिखने लगती है। बिल्कुल। पाकिस्तान कहता है कि भारत शत्रु देश है। हमारे वहां मालूम नहीं किस कारण, शायद राजनीतिक कारणों की वजह से ये कबूल करना हर राजनीतिक पार्टी हिचकिचाती है। क्यों? यहाँ पे सब राजनीतिक पार्टी के आपके मंच पे सब बैठे हैं इस वक्त, वो बताएं ये क्यों हिचकिचाते हैं। जब पाकिस्तान कहता है कि भारत शत्रु है, हम कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे शत्रु नहीं हो, तुम असलियत समझो। ये क्या मखौल होता है, क्या मजाक होता है? शत्रु को शत्रु नहीं समझें तो गलत नीतियां बनेंगी, जैसे बनी हैं। और पवन जी तो मेरे साथी रह चुके हैं, वो जानते हैं कि गलत नीतियां बनी है पाकिस्तान के संदर्भ में। एक आखिरी बात, हाँ, अधिवेशन जरूर बुलाया जाए संसद का, और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान से आतंकवाद जो चल रहा है उसको हर राजनीतिक वर्ग और दल उसका खंडन करेगा। लेकिन मुझे ये भी शंका है कि जब नीति की बात आएगी पाकिस्तान के प्रति, तब फिर मतभेद उभरने शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा बातचीत करो, कोई कहेगा बातचीत नहीं करो। इससे क्या संदेश जाएगा? हाँ, ये कहा जा सकता है ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अलग अलग मत होते हैं, लेकिन अगर संदेश एक नहीं गया नीति के प्रति, तो पाकिस्तान में ये होगा कि भारत दुर्बल देश है, इसमें आपसी में मतभेद हैं, उस मतभेद का फायदा उठाएं, और यही तो पाकिस्तान के जनरल साहबान कर रहे हैं। ठीक है, पवन वर्मा, क्या भारत दुर्बल देश है? एक राय नहीं बना सकता शत्रु देश के बारे में? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के साथ मैं विवेक काटजू से सहमत हूं कि नीतियां बनाने में जो कूटनीति होती है पाकिस्तान के प्रति, उसमें बड़ी गलती हुई, और खास तौर से पिछले 2.5 साल में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी कट्टी कभी झप्पी, कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। खास तौर से उस प्रधानमंत्री ने जिसने कहा था मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं इस मामले का पूरा समाधान निकाल दूंगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा, विवेक काटजू से थोड़ा सा मैं असहमत भी हूं। देखिए, जहां तक लक्ष्य का सवाल है, देश एकजुट है कि हम पाकिस्तान का मिलकर सामना करेंगे। अगर बातचीत करके नीति पर बहस होगी एक लोकतंत्र में, सुनिए मेरी बात, उसमें अगर आपकी पॉलिसी ये हो जाए कि हम पूरी तरह से इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप कर देंगे और हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे बिना उसके तैयारी किए हुए, तो हम जरूर सवाल पूछेंगे कि आपने जो कदम सोचे हैं उन पर पूरी तरह से सोचा है कि नहीं, आपकी कोई रणनीति है कि नहीं, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है कि नहीं। क्योंकि हाल में हमने देखा है सुमित जी कि जो एडहॉक पॉलिसी बन रही है, जो इंपल्स पे एक्शन हो रहे हैं, मतलब आज कुछ और कल परसों, तो उस पर अगर एक लोकतंत्र में लोग इन नीतियों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो स्थिति बद से बदतर सुधांशु जी, मैं आपसे पूछता हूं, हम कभी नहीं लक्ष्य में, सुधांशु जी मैं आपसे पूछता हूं, मैं आऊंगा काटजू साहब आपसे। सुधांशु जी मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सीधा सवाल, क्या पाकिस्तान को एक संदेश जाए, देश के अंदर जो माहौल है वो पाकिस्तान को बताया जाए, दुनिया को बताया जाए, क्या कोई बैकरूम बातचीत चल रही है, विरोधी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश चल रही है, क्या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के संदर्भ में तैयारी चल रही है कि देश के अंदर एक माहौल है और उसके लिए हम सब पार्टियां ये एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते हैं, जैसा कि 1992-93 में किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में कि वो भारत का हिस्सा है। क्या इस तरह की कोई नीति है, सरकार इस पर विचार कर रही है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से इस विषय के ऊपर यदि कोई दल अपना अलग मत व्यक्त करे कि नहीं पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाना चाहिए, तो ठीक है, हम उससे भी बात करके उसको समझाने के लिए तैयार हैं। परंतु जहां तक नीति का प्रश्न है, तकनीकी दृष्टि से क्या होगा, तो ये तो राजनीतिक दलों से नहीं डिस्कस होता ना, ये तो मिलिट्री लीडर्स और हमारी जो लीडरशिप है वो डिस्कस करेगी। हाँ, यहां पर अभी प्रश्न उठाए गए कि साहब पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है। हमारी सरकार आने के बाद बहुत सुस्पष्ट विचारित नीति थी कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चलेगी, वार्ता सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे होगी। और इस बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन 2.5 वर्षों में केवल 2 बार अभी तक आधिकारिक वार्ता हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, एक प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता उफा में जिसमें लिखित बयान केवल आतंकवाद पर केंद्रित है, दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्ता बैंकॉक में जो लिखित बयान आतंकवाद पे केंद्रित है। और जब उन्होंने आतंकवाद के अलावा कोई दूसरा विषय जम्मू कश्मीर का लाने का प्रयास किया
किया, अरे भाई बहुत देर से मैं सुन रहा था, मुझे भी तो बोल लेने दीजिए। तो वो हमने दिल्ली में वार्ता स्थगित कर दी। अब मैं 3 बात पूछता हूं, क्या इससे पहले कभी बलूचिस्तान का मुद्दा भारत के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशंस ने उठाया? बोलिए हां या ना। दूसरी बात, सार्क के मामले में गृह मंत्री ने जाके जिस ढंग से बोल के पाकिस्तान की धरती पे आए, आप बताइए भारत के इतिहास में कोई मंत्री बोल के आया हो? तीसरी बात, सार्क में 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने खुलेआम पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोला, बताइए ऐसा हुआ कभी हाँ या ना? ये बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पहली बार चर्चा हो रही है हमारी सरकार आने के बाद। अगर आप ये बताइए मोस्ट फेवर्ड नेशन पे चर्चा हो रही है हमारी सरकार आने के बाद, तो हमने तो अंदर और बाहर तक इतना शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सरकार कर रही है। जाऊंगा पवन जी आपके पास। शक्ति सिंह गोहिल, रणनीति का आधार पर भी घेरेंगे, शक्ति सिंह गोहिल को घेरा गया, कूटनीति का आधार पर तो घेर चुके हैं, ठीक है, अंदर से लेके बाहर तक, बलूचिस्तान से लेके बोलिए शक्ति जी, बोलिए अरब और अन्य जगहों तक। अरे शक्ति जी बोलिए, लास्ट 3 मिनट। आप लोग बड़े अधीर हो जाते हैं, बड़ी समस्या की बात है। शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल और मनमोहन सिंह जी तो 2013 में बोले थे, 2009 साल के बाद 10वें साल में उन्हें यह समझ में आया था कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। हमें पहले दिन से समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया था। सीज फायर का इतना वायलेंस हो रहा था, पाकिस्तान को नहीं, 7 देशों को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां आपके शपथ समारोह में बुला लिया। आप शॉल देते हो, साड़ी लेते हो, आप आम लेते देते हो, आप फिर पर हम लिख के नहीं देते कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, हम लिख के नहीं देते कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। ये 2 लिखित बातों का जवाब आपने नहीं दिया भाई अभी तक। आपने क्यों शर्मा स्टेट में लिख के दिया था कि बलूचिस्तान भारत पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट का पार्ट की? और उसके बाद क्या होता है आप देखिए, रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त कंट्री रहा। आज तक रूस ने उनके साथ पाकिस्तान को कभी भी हम कोई वेपन नहीं बेचेंगे एम्बार्गो लगा के रखा था। आपकी विदेश नीति कैसी फ्लॉप रही कि रूस अभी वहां सैन्य अभ्यास करने को जाते, आप उसको सिर्फ पोजीशन अपना जो जहां जगह थी वो बदलते, पर रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करता है। क्या ये आपकी विदेश नीति है? आप चाइना के उस मुखिया को अहमदाबाद में बुला लेते हो, उसके साथ झूला झूलते हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? और उसके बाद चाइना का रुख क्या आपके साथ रहता है? आपने कभी सोचा है? आप बात करते हो कि बलूचिस्तान के नेता के लिए कोई बोला था, आपको शायद याद नहीं, मनमोहन सिंह जी बाहर भी बोले और इस देश की पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बोलता है कि मनमोहन सिंह जी ने खुद, कोई और विदेश मंत्री या और मिनिस्टर ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद देश की पार्लियामेंट में बलूचिस्तान का वो बात उठाई जिसको और भी फॉरेन का जब भी मौका मिला वहां बात की। आपने 2.5 साल में कभी द्विपक्षीय वार्ता हुई, 1-to-1 टॉक हुई, वहां कभी आपने बलूचिस्तान की बात नहीं की। आप लाल किले से बोलते हो, आप सिर्फ राजनीति करते हो। आप अगर आप सीरियस होते तो हमने जिस तरह से विदेश नीति की, पवन वर्मा एक लास्ट खबर मैं आपका लूंगा, क्या बच्चन वाला शर्म अल शेख में सीरियसली बलूचिस्तान का जिक्र करना, आपने अभी मनमोहन सिंह जी एक भारी नाकामी थी। मनमोहन सिंह जी ने एक कंट्री ने सीधा पाकिस्तान का नाम लिया और मनमोहन सिंह जी ने ये कहा। पवन जी 30 सेकंड, पवन जी आपके पास पाकिस्तान 30 सेकंड जवाब देना शक्ति जी 1 मिनट, पवन जी बोल रहे हैं, शक्ति सिंह जी 1 मिनट, पवन वर्मा करिए ना। सुमित जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी ने अभी कहा कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, सुषमा जी ने विदेश मंत्री की हैसियत में सार्वजनिक बयान दिया कि जब तक मुंबई कांड के दोषी दंडित नहीं होते हैं तब तक हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उसके कई चंद हफ्तों के बाद प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ एक दूसरे से गले मिल रहे थे एक इंटरनेशनल समिट पर। आज अगर ये बात कर रहे हैं कि ये सरकार विचार विमर्श कर रही है इंडस वाटर ट्रीटी और एमएफएन में, वो इसलिए कर रही है कि देश में ये भावना है कि आप पठानकोट और उरी में आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं, इतने हमारे जवान शहीद होते हैं, अब तो कुछ करिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? ठीक है, और हम अब भी सरकार के साथ, मैं माफी के साथ आप सबको टोक रहा हूं बीच में। पवन जी वक्त की कमी है मेरे पास, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत करने के लिए, लेकिन डिबेट अभी कार्यक्रम अभी जारी है, वक्त ब्रेक के उस पार
एसएमएस के नतीजे आपके साथ होंगे, लेकिन यह जरूर देखना होगा कि देश की जनता क्या चाहती है, संसद का विशेष सत्र हो या ना। ब्रेक के उसमें पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है या नहीं है, इसको संसद का सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, इन दोनों के दो आयाम हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देश के अंदर ये बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट, और इस पर शायद कोई भी मतभेद नहीं रखता हो जो ये ना माने कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है। हमारा आज का सवाल भी यही था, क्या संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 98% कहते हैं कि हाँ, संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की जो औपचारिकता है वो भारत को निभानी चाहिए। वहीं ट्विटर पर 97% मानते हैं, मोटे तौर पर इस देश का अवाम ये चाहता है कि सरेआम पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, दुनिया के नक्शे पर यह संदेश भारत की तरफ से जाए कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो भारत के अवाम को कतई भी पसंद नहीं है। इसी नोट पर उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ने इस देश के मूड को देखा होगा और समझा होगा कि क्या एक सामूहिक संदेश संसद के जरिए दिया जाना चाहिए दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ इतना ही। कुछ ही देर बाद देखिएगा 100 बात की एक बात मेरे साथी किशोर आजवानी के साथ।